मैं और ग्लोरिया KDA स्कीम नंबर 1 की तरफ जा रहे थे। नासिर ने भी साथ चलने की कोशिश की थी, मगर मैंने उसे रोक दिया था। इस काम में यूं भी ज्यादा आदमियों की जरूरत नहीं थी। मुझे ग्लोरिया की मालूमात पर हैरत थी। उसे ये तक मालूम था कि बॉस ने लव मैरिज की है। बकौल ग्लोरिया ये शादी हाल ही में हुई थी और मुझे इसकी इत्तला नहीं थी। ग्लोरिया को अमेरिका में बैठकर इस शादी की इत्तला थी। मैंने अचानक उससे पूछा, हाँ ग्लोरिया, बॉस का नाम क्या है? ग्लोरिया ने हैरत से कहा, क्या तुम्हें वाकई मालूम नहीं है? उसका नाम आलम शाह है। बज़ाहिर खुद को सिंध का जमींदार जाहिर करता है। मुमकिन है कभी रहा भी हो। अब तो उसका गुजारा झूठ, फ्रॉड और इसी तरह के दूसरे गैर कानूनी कामों पर है। मैं मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया, हैरत है। मैं कई मरतबा बॉस से मिला हूँ, मगर मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ कि उसका ताल्लुक सिंध से है। इस दौरान में हम KDA स्कीम नंबर 1 पहुंच चुके थे। एक जगह पहुंचकर उसने गाड़ी रुकवा दी और हम पैदल ही रवाना हो गए। ग्लोरिया ने बॉस के घर का एड्रेस एक अलहदा पर्चे पर लिख लिया था। वो मकानों के नंबर देखती आगे बढ़ रही थी। उस वक्त हम दोनों मुसल्ला थे। मेरे बगली होल्स्टर में .3 का पिस्टल था और जेब में मशीन पिस्टल। ग्लोरिया के पर्स में भी रिवॉल्वर था। एक बंगले के सामने पहुंचकर वो रुक गई। गेट पर पीतल के चमकदार हुरूफ में आलम शाह लिखा हुआ था। वो 1000 गज पे बना हुआ बंगला था और अंदर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। ग्लोरिया चंद लम्हे खड़ी बंगले का जायजा लेती रही, फिर कुछ फैसला करके आगे बढ़ी और कॉल बेल का बटन दबा दिया। दूर कहीं घंटी बजने की मध्यम सी आवाज सुनाई दी। फिर आहनी फाटक की जेली खिड़की खुल गई और अंदर से किसी शख्स ने झांक कर करख्त लहजे में पूछा, क्या है? ग्लोरिया ने नरम लहजे में कहा, मुझे मिसेस शाह से मिलना है। वो शख्स जेली खिड़की से बाहर आ चुका था। उसके जिस्म पर गहरे रंग का शलवार सूट था और शाने से राइफल लटक रही थी। सीने पर गोलियों की क्रॉस बेल्ट थी और चेहरे पर घनी मूछें। मूछों से उसके होंठ छुप गए थे। उसकी सुर्ख सुर्ख आंखों से अंदाजा हो रहा था कि वो नशे का आदी है। अपने हुलिये और करख्त लहजे से अंदरूने सिंध का बाशिंदा लग रहा था। उसने फिर करख्त लहजे में पूछा, क्या बात है बाबा? उर्दू में बात करो, मैं अंग्रेजी नहीं समझता। ग्लोरिया ने बहुत अदा से पलकें पटपटाई। बोली, मिसेस शाह। मैंने कहा, ये मिसेस शाह से मिलना चाहती हैं, आलम शाह साईं की बेगम से। वो एकदम मोहतात हो गया और चौंक कर बोला, क्यों मिलना चाहती हैं? मैंने अंधेरे में तीर छोड़ा, कहा वो दूसरा चौकीदार इन्हें जानता है। वो चौंक कर बोला, दूसरा चौकीदार? यहाँ तो कोई दूसरा चौकीदार नहीं है। मैंने बेपरवाही से कहा, तो फिर वो साईं का कोई मुलाजिम होगा। वो बोला, साईं के 2 नौकर और हैं, मगर वो अभी कुछ दिन पहले गांव से आए हैं। ये उन्हें कैसे जानती है? उसने मशकूक अंदाज में ग्लोरिया को देखा। ग्लोरिया ने मेरी तरफ इस्तफसार तलब नजरों से देखा तो मैंने उसे बताया कि बंगले में उसके सिवा 2 मुलाजिम और हैं। ग्लोरिया मुस्कुराकर बोली, ठीक है, फिर मैं इसे नॉकआउट कर दूं। मैंने खुले हुए गेट से अंदर देखा और चौंक कर बोला, वही आदमी तो था। चौकीदार नुमा शख्स चौंक कर मुड़ा। मैंने उसकी गर्दन पर कराटे का वार किया। वो अंदर की तरफ गिरता चला गया। गेट के सामने बजरी की रविश थी और उसके दोनों जानिब डमडम की बाड़ थी। मैंने उस देवहैकल शख्स को घसीट कर डमडम की ओट में डाल दिया। इस दौरान में ग्लोरिया दरवाजा बंद कर चुकी थी। अब मुझे उसके हाथ में रिवॉल्वर भी नजर आ रहा था। मेरा मशीन पिस्टल जैकेट की जेब में था, मगर मैं किसी भी लम्हे उसे निकाल सकता था। मुझे कुत्तों की तरफ से भी खतरा था, मगर वो शायद बंधे हुए थे, वरना अब तक हमारी तिक्का बोटी कर चुके होते। मैंने ग्लोरिया से कहा, तुमने गाड़ी इतनी दूर पार्क करके गलती की है। अगर हमें फौरी तौर पर यहाँ से फरार होना पड़ा तो? ग्लोरिया ने बेनियाजी से कहा, तो फरार हो जाना। फिर वो चौकन्ने अंदाज में आगे बढ़ती रही। मैं उसके जवाब पर भिन्ना गया, मगर मुंह से कुछ न बोला। मैं उन दोनों मुलाजिमीन की तरफ से मोहतात था जो चौकीदार के मुताबिक बंगले के अंदर मौजूद थे। मैंने जो ही पोर्च की सीढ़ियां तय करके बरामदे में कदम रखा, एक करख्त आवाज सुनाई दी, कौन हो तुम लोग? मैं और ग्लोरिया दोनों ही ठिठक गए। फिर मैंने संभल कर कहा, मिसेस शाह से मिलने आए हैं, मैं उनका मुलाजिम हूँ। तंजिया लहजे में पूछा गया, ये हाथ में रिवॉल्वर लेकर बेगम साहिबा से मिलने आई है? फिर एक सुतून की आड़ से बोलने वाला अचानक सामने आ गया। उसका हुलिया भी चौकीदार से मुख्तलिफ नहीं था। उसके चेहरे पर घनी दाढ़ी थी और वहशत कुछ ज्यादा थी। अचानक एक मुतरन्नम आवाज सुनाई दी, कौन है बख्शू? मैंने बोलने वाली को देखा तो मेरी आंखें चुंधिया कर रह गईं। वो इतनी ही खूबसूरत थी। उसकी बड़ी बड़ी स्याह आंखों में हैरानी थी और वो सहमी सहमी सी हमें घूर रही थी। अभी तक उसके हाथों और पैरों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी। बॉस लाख जालिम और सफाक सही, मगर उसकी पसंद लाजवाब थी। उसके सामने ग्लोरिया का भी हुस्न मांद पड़ गया। दाढ़ी वाले ने कहा, ये आपसे मिलना चाहती है बेगम साहिबा। मिसेस शाह ने हैरत से कहा, मुझसे? फिर ग्लोरिया से मुखातिब हुई बोली, मेरा ख्याल है कि पहले कभी आपसे मुलाकात नहीं हुई। ये जुमला उसने रवां इंग्लिश में अदा किया था, जिसका मतलब था कि वो खासी तालीम याफ्ता थी। ग्लोरिया ने नरम लहजे में कहा,
आपका ख्याल दुरुस्त है मिसेस शाह। वो गैर महसूस तरीके पर खिसक कर दाढ़ी वाले के नजदीक हो गई। बोली, दरअसल मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी हैं। ये कहते हुए ग्लोरिया कुछ और आगे खिसक गई। अब वो दाढ़ी वाले के इतने करीब थी कि किसी भी वक्त उस पर हमला कर सकती थी। रिवॉल्वर उसने जेब में रख लिया, इसलिए दाढ़ी वाला भी कुछ बेपरवाह हो गया। फिर वही हुआ। ग्लोरिया ने उछलकर हवा में कलाबाजी खाई और दाढ़ी वाले के मुंह पर ठोकर मारती हुई दूसरी तरफ निकल गई। मैंने झपट कर दाढ़ी वाले की गन छीन ली और उसे संभलने का मौका दिए बगैर राइफल का बट उसके सर पर रसीद कर दिया। वो औंधे मुंह फर्श पर गिरकर साकित हो गया। मिसेस शाह ने चीखने के लिए मुंह खोला, मगर उसकी आवाज हलक में ही घुटकर रह गई। ग्लोरिया ने अचानक उसके मुंह पर मजबूती से हाथ जमा दिया। सर्द लहजे में बोली, आवाज निकाली तो अभी यहीं ढेर कर दूंगी, खामोशी से हमारे साथ चलो। मिसेस शाह बुरी तरह हकलाने लगी, मगर कहाँ? तो तुम लोग कौन हो? मैंने जल्दी से कहा, हम लोग तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, बस तुम्हारे शौहर से कुछ सौदेबाजी करनी है। हम तुम्हें शाम तक हिफाजत से यहाँ छोड़ जाएंगे। वो बोली, गोया तुम लोग मेरे शौहर को ब्लैकमेल करना चाहते हो। ग्लोरिया ने अचानक उसकी चोटी पकड़ ली। ज्यादा जबान दराजी मत करो। फिर मुझसे बोली, जाओ तुम गाड़ी लेकर आओ। मैंने बेहोश दाढ़ी वाले को घसीट कर ड्राइंग रूम में डाल दिया। फिर ग्लोरिया से कहा, तुम भी ड्राइंग रूम में चली जाओ, अभी वो तीसरा मुलाजिम बाकी है, उससे मोहतात रहना। मैं मोहतात अंदाज में गेट की तरफ चल दिया। उस तीसरे मुलाजिम से किसी भी वक्त मुठभेड़ हो सकती थी। डमडम की ओट में चौकीदार भी बेसुध पड़ा था। मैं जेली खिड़की खोलकर बाहर निकल गया। मैंने गाड़ी ला के गेट के बिल्कुल सामने पार्क की और जेली खिड़की से एक मर्तबा फिर अंदर आ गया। अंदर दाखिल होते ही मेरी छठी हिस्स ने किसी गड़बड़ का एहसास दिलाया। मैंने डमडम की बाड़ की तरफ देखा तो चौंक उठा। चौकीदार वहां नहीं था। खतरे का एहसास होते ही मैंने वहां से निकलना चाहा। उसी वक्त डमडम की बाड़ के पीछे से कोई चीज उड़ती हुई मेरी तरफ आई। मैंने बेख्तियार बाईं तरफ छलांग लगा दी। मैं जमीन से उठने भी न पाया था कि वो चीज फिर मेरी तरफ झपटी। वो इंतहाई खतरनाक ग्रे हाउंड था। वो दबकी आवाज के साथ मुझ पर आ गिरा। मैंने घबराकर उसकी गर्दन पकड़ ली। वो खासा ताकतवर और वजनी कुत्ता था। उसके हलक से गुर्राहट निकल रही थी और वो मुझे भंभोड़ने के लिए बेचैन था। मैंने पूरी कुव्वत से उसका गला दबोच लिया। कुत्ता बुरी तरह तड़पने लगा। अगर मेरे जिस्म पर मोटे कपड़े की जीन्स और जैकेट ना होती तो उसके नोकीले पंजों से मैं बुरी तरह जख्मी हो गया होता। अब भी अगर उसकी गर्दन मेरे हाथों से छूट जाती तो वो मुझे उधेड़ कर रख देता। वो खासा कीमती कुत्ता था। उसे जाया करते हुए मुझे अफसोस हो रहा था, क्योंकि मुझे खुद कुत्ते पालने का शौक था। वो वक्त कुत्ते से हमदर्दी का नहीं था, वरना वो मुझे जाया कर देता। मैंने अपने जिस्म की तमाम कुव्वत अपने दोनों हाथों में मुंतकिल कर दी। कुत्ता बुरी तरह तड़पा, फिर आहिस्ता आहिस्ता पुरसुकून हो गया। उसके भारी जिस्म का पूरा बोझ मुझ पर था। उसकी जबान मजीद लंबी हो गई थी। वो बेजबान जानवर अपने मालिक पे कुर्बान हो गया। मैंने मुर्दा कुत्ते को पहलू में फेंका और उठ ही रहा था कि कोई तंजिया अंदाज में बोला, वाह, तुम तो वाकई बहुत बहादुर हो, कुत्ते को मार दिया। मैंने उठने की कोशिश की तो वही आवाज फिर सुनाई दी, उठने की कोशिश मत करो, खादू, इसे बांध दो। फिर बोलने वाला अचानक मेरे सामने आ गया। वो चेहरा मेरे लिए अजनबी था, मगर मेरा अंदाजा था कि बंगले का तीसरा मुलाजिम वही है। वो बकिया दोनों से ज्यादा चालाक लग रहा था। उसके हाथ में 7mm की राइफल थी और उसके अंदाज से लग रहा था कि मैंने जरा भी हरकत की तो वो फायर कर देगा। मैं कुत्ते की लाश के साथ उसी तरह पड़ा रहा। फिर मुझे चौकीदार दिखाई दिया। वो न जाने कहां से रस्सी का एक लच्छा ले आया था। गोया राइफल वाले ने खादू कहकर उसी चौकीदार को मुखातिब किया था। चौकीदार दांत पीसता हुआ मेरी तरफ बढ़ा और रस्सी को कोड़े की तरह मेरे जिस्म पर मारा। उसने दूसरा वार किया तो मैंने सुरत से रस्सी का सिरा पकड़ लिया और उसे इतनी जोर से झटका दिया कि वो मेरे ऊपर आ गिरा। उसका वजनी जिस्म मुझ पर गिरा तो चंद लम्हों के लिए मेरी सांस रुक गई। फिर मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की तो वो फुर्ती से पीछे हटा और एकदम खड़ा हो गया। राइफल बरदार दांत पीस कर बोला, लगता है तुझे ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। तभी ठक की आवाज आई और राइफल बरदार कटे हुए दरख्त की तरह जमीन पर गिर पड़ा। मैं अभी उसके गिरने पर गौर कर ही रहा था कि ग्लोरिया उछलकर सामने आ गई। उसके हाथ में राइफल थी। उसने शायद राइफल बरदार के सर पर राइफल का बट मारा था। मेरी तरह खादू भी हैरान था। फिर जब तक वो कुछ समझता, ग्लोरिया ने उसके सर पर भी राइफल को डंडे की तरह घुमा दिया। वो एक मर्तबा फिर बेहोश हो गया। ग्लोरिया झुंझुला कर मुझसे बोली, तुम क्या यहाँ आराम फरमाने आए थे? मैंने उठते हुए तंजिया लहजे में कहा, नहीं, मैं तो यहाँ कुत्तों से रेसलिंग करने आया था। ग्लोरिया मेरे तंज को नजरअंदाज करते हुए बोली, इससे पहले कि यहाँ कोई और आ जाए, यहाँ से निकलो। मैं खामखा खून खराबा नहीं चाहती। बॉस की बीवी अंदर बेहोश पड़ी है, उसे उठाकर गाड़ी में डालो। वो मुझे यूं हुक्म दे रही थी जैसे मैं उसका अदना मुलाजिम हूँ। मैं गुस्सा जब्त करता हुआ अंदर चला गया।
ड्राइंग रूम के एक सोफे पर मिसेस शाह बेहोश पड़ी थी। इस आलम में वो मजीद कयामत ढा रही थी। मैंने आगे बढ़कर उसके जिस्म को उठाकर कंधे पर डाला और बाहर निकलने ही वाला था कि मेरी नज़र दाढ़ी वाले पर पड़ी। वो आहिस्ता आहिस्ता होश में आ रहा था। मैंने आगे बढ़कर उसकी खोपड़ी पर जोरदार लात जमा दी। वो फिर बेहोश हो गया। मैं मिसेस शाह को कंधे पर उठाए बाहर निकल आया। ग्लोरिया पहले ही गाड़ी में बैठ चुकी थी। उसने तेज सरगोशी में कहा, जल्दी से आ जाओ कामरान, इस वक्त मैदान साफ है। मैंने मिसेस शाह को गाड़ी की पिछली नशिस्त पर एहतियात से लिटाया और खुद स्टीयरिंग सीट पर बैठ गया। फिर हम आधे घंटे के अंदर अंदर नासिर के पोल्ट्री फार्म पर पहुंच गए। ग्लोरिया ने वापस पहुंचते ही बॉस को टेलीफोन किया और जहरीले लहजे में बोली, हेलो आलम शाह, मैं ग्लोरिया बोल रही हूँ। अच्छा, पहले मेरी बात सुन लो, सब चौकड़ी भूल जाओगे। मुझे बताओ कि तुम मेरी जान क्यों लेना चाहते थे। चलो ठीक है, मत बताओ, लगता है तुम्हें अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं। चौंको मत, मैं जब तुम्हारा असली नाम जान सकती हूँ तो ये भी जान सकती हूँ कि तुमने अभी हाल ही में शादी की है। मैंने सरगोशी में कहा, गुफ्तगू मुख्तसर करो ग्लोरिया। ग्लोरिया ने ड्रामाई अंदाज में कहा, तुम्हारी बीवी अब मेरे कब्जे में है। अब मुझसे बात करना चाहते हो तो ट्रांसमीटर इस्तेमाल करना, क्योंकि मैं फौरी तौर पर ये जगह छोड़ रही हूँ। ये कहकर ग्लोरिया ने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। फिर मुझसे मुखातिब होकर बोली, तुम्हारा क्या ख्याल है कि इस वक्त आलम शाह का क्या हाल होगा। मैंने कहा, अगर वाकई उसे अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है तो वो ज़मीन आसमान एक कर देगा और सबसे पहले ये मालूम करने की कोशिश करेगा कि तुमने ये कॉल कहाँ से की थी, मगर फ़िलहाल ये मालूम नहीं कर सकेगा। हाँ, अगर तुमने दोबारा उसे यहीं से फ़ोन किया तो वो यकीनन मालूम कर लेगा। ग्लोरिया ने कहा, मैं भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हूँ। मैंने इसीलिए उसे ट्रांसमीटर पर बात करने की हिदायत की है। हम अभी बिल्कुल मुखालिफ समत में जाकर उससे बात करेंगे। मैंने उलझ कर पूछा, तुम उससे बात क्या करना चाहती हो? वो बोली, मैं उससे सिर्फ ये मालूम करना चाहती हूँ कि उसने किसके हुक्म पर मेरी जान लेने की कोशिश की। फिर वो नासिर से बोली, मिस्टर नासिर, आप हमारी इस खूबसूरत मेहमान का ख्याल रखिएगा, हम बस अभी आते हैं। नासिर ने खुश दिली से जवाब दिया, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, आपका खादिम यहाँ मौजूद रहेगा। इस मरतबा भी स्टीयरिंग मैंने संभाला और सोहराब गोट से गुजरने के बाद मैं नॉर्थ नाज़माबाद की तरफ मुड़ गया। मेरा रुख अब नॉर्थ कराची की तरफ था। नॉर्थ कराची का इलाका उन दिनों आबाद हो रहा था। इक्का दुक्का मकान ज़ेरे तामीर दिखाई दे रहे थे। उससे आगे बिल्कुल जंगल था। सुरजानी टाउन का उन दिनों वजूद भी नहीं था। मैंने वहीं गाड़ी रोक दी। ग्लोरिया ने अपने बैग से छोटा सा एक ट्रांसमीटर निकाला और फ्रीक्वेंसी सेट करने लगी। फ्रीक्वेंसी सेट होते ही ट्रांसमीटर पर कॉल का इशारा मौसूल हुआ। ग्लोरिया ने गाड़ी के शीशे चढ़ाए और ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। कोई मुसलसल बोल रहा था, हेलो हेलो। ग्लोरिया ने कहा, हेलो, कहो क्या कहना चाहते हो। आवाज़ आई, ग्लोरिया, मेरी बीवी को मेरे हवाले कर दो वरना मैं। ग्लोरिया तज़हीक आमेज़ लहजे में बोली, क्या करोगे तुम? मैं तुम्हारी बीवी को छोड़ दूंगी मगर एक शर्त पर। तुम मुझे सिर्फ ये बता दो कि तुमने किसके हुक्म पर मुझे कत्ल करवाना चाहा। बॉस ने कहा, मुझे ये हुक्म हेडक्वार्टर से मिला था। ग्लोरिया सख्त लहजे में बोली, हेडक्वार्टर से किसने हुक्म दिया था और क्यों? मुझे तफसील से बताओ। बॉस ने कहा, इससे ज़्यादा मैं तुम्हें नहीं बता सकता। ग्लोरिया ने सफ़ाक लहजे में कहा, फिर अपनी बीवी की तरफ से भी मायूस हो जाओ। मैं उसे जान से नहीं मारूंगी, बस उसका खूबसूरत चेहरा मस्ख कर दूंगी। बॉस ने वहशत आमेज़ लहजे में कहा, नहीं ग्लोरिया, मेरी बीवी को ज़रा सी भी गजंद पहुंची तो मैं दुनिया के दूसरे सिरे तक तुम्हारा पीछा करूंगा। ग्लोरिया बोली, ठीक है, करते रहना, तुम्हारी बीवी कल किसी वक्त तुम्हें मिल जाएगी, मस्ख चेहरे और बेनूर आंखों के साथ, ओवर एंड ऑल। बॉस ने खुशामद भरे लहजे में कहा, सुनो ग्लोरिया, मुझे तुम्हारे कत्ल का हुक्म डेविड सोलोमन ने दिया था। उसने मुझसे कहा था कि ग्लोरिया हमें डबल क्रॉस कर रही है, पाकिस्तान पहुंचते ही उसे ख़त्म कर दो। ग्लोरिया ने जहरीले लहजे में पूछा, और कामरान से क्या गलती हुई थी? बॉस ने कहा, वो अहमक तो खामखा लपेट में आ गया। दिलावर तो तुम्हारे ही पीछे गया था। कामरान को धमका कर वो तुम्हें एतमाद में लेना चाहता था। ग्लोरिया ने पूछा, तुम ये बात इतने वसूख से कैसे कह सकते हो? वो बोला, दिलावर के एक साथी ने मुझे बताया है कि दिलावर का मंसूबा क्या था। न जाने उस अहमक से किसने कह दिया था कि कामरान को धमका कर तुम्हारा एतमाद हासिल कर सकेगा। बहरहाल वो तो खुद तुम्हारे हाथों मारा गया। फिर वो तवील सांस लेकर बोला, अब मैंने तुम्हें हर बात साफ बता दी है, अब तो मेरी बीवी को रिहा कर दो। ग्लोरिया ने ठहरे हुए लहजे में कहा, सुनो आलम शाह, तुम्हारी बीवी बिल्कुल खैरियत से है, उसे हमने कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई। मैं उसे तुम्हारे हवाले ज़रूर करूंगी मगर अभी नहीं। बॉस ने इस तरह आमेज़ लहजे में पूछा, तो फिर कब? ग्लोरिया ने कहा, जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं यहाँ ज़्यादा दिन नहीं ठहरूंगी, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन लगेंगे। बॉस चीख कर बोला, 15 दिन? तुम वादा खिलाफी कर रही हो। तुमने तो कहा था कि मैं तुम्हारी बीवी को कल रिहा कर दूंगी।
ग्लोरिया ने बेनियाजी से कहा, तो मैं इनकार कब कर रही हूँ, मैं उसे ज़रूर रिहा करूँगी, मगर 15 दिन के बाद। बॉस आप से बाहर हो गया। उल्लू की पट्टी, तू क्या समझती है कि मेरी बीवी को ज़्यादा देर रख सकेगी? मैं पूरे शहर को उलट पलट दूंगा। तू मेरी ताकत से वाकिफ नहीं है, मैं तो तुझे ज़मीन की तह में से भी खोद कर निकाल लूंगा। ग्लोरिया बोली, अब तुमने मजीद बकवास की तो मैं अभी और इसी वक्त तुम्हारी बीवी को ज़िबा कर दूंगी और कल तुम्हें किसी कूड़े के ढेर या गंदे नाले में उसकी लाश मिल जाएगी। बॉस फिर खुशामदाना लहजे में बोला, प्लीज़ सॉरी, वो दरअसल मुझे गुस्सा आ गया था। ठीक है, तुम मेरी बीवी को तहवील में रखो, मगर खुदा के वास्ते उसे कोई तकलीफ न होने देना। वो बोली, हाँ ये मेरा वादा है कि उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। फिर वो जैसे चौंक कर बोली, हाँ वो कामरान कहाँ है? ये कहते हुए ग्लोरिया ने मुझे आंख मारी। बॉस ने कहा, वो कमबख्त भी गायब है, कुछ मालूम नहीं हो पा रहा कि वो कहाँ है। क्यों, तुम्हें उससे कोई काम है? ग्लोरिया बोली, हाँ रात को उसकी गाड़ी में मेरा हैंड बैग रह गया था, उसमें मेरा पासपोर्ट भी था, इसके अलावा मेरे कई अहम कागजात भी थे। अगर कामरान तुम्हारे हाथ आ भी जाए तो उसे उस वक्त तक कोई नुकसान मत पहुंचाना जब तक वो कागजात और पासपोर्ट तुम्हारे हवाले न कर दे। वो सांस लेने को रुकी, फिर बोली, तुम्हारी बीवी को बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी, ओवर एंड ऑल। ये कहकर उसने ट्रांसमीटर का स्विच ऑफ कर दिया। फिर मुझे वापस चलने का इशारा करते हुए बोली, अब कहीं से शीशे का इतना बड़ा जार ले लो जिसमें ये ट्रांसमीटर आ सके। ट्रांसमीटर उस जार में रख कर जमीन में दफन करना पड़ेगा, वरना शाह आलम इसके जरिए हम तक पहुंच जाएगा। मैं वहां से वापस लियाकताबाद चला गया और क्रॉकरी की एक दुकान से मुझे शीशे का बड़ा सा एक मर्तबान मिल गया। वो एयर टाइट किस्म का मर्तबान था, उसका ढकना भी शीशे का था। ग्लोरिया ने एहतियात के तौर पर ट्रांसमीटर को उसी वक्त मर्तबान में रख दिया और हम वापस रवाना हो गए। हमें नासिर के पोल्ट्री फार्म से रवाना हुए 3 घंटे से ज्यादा हो गए थे। अंधेरा तेजी से फैल रहा था। मैं लियाकताबाद 10 नंबर के राउंड अबाउट से आगे बढ़ा तो ग्लोरिया तशवीश आमेज लहजे में बोली, हमारा ताकुब हो रहा है कामरान। ब्राउन कलर की मज़दा 626 है, उसमें 3 आदमी सवार हैं। मैंने बैक व्यू मिरर में देखते हुए ग्लोरिया से पूछा, तुमने उस गाड़ी को कब देखा? वो बोली, जब हम जार लेकर वहां से चले थे तो मैंने उस गाड़ी को नोटिस किया था। एक दफ़ा ये हमारी गाड़ी के बिल्कुल करीब आ गई थी और उसमें बैठे हुए लोग घूर घूर कर मुझे देख रहे थे। उस वक्त तो मैंने उस पर तवज्जो न दी क्योंकि यहाँ के लोग गैर मुल्की औरतों को यूं ही घूरते हैं, मगर जब काफ़ी देर तक यही होता रहा तो मैं चौंकी। मुझे यकीन है कि ये लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। मैंने कहा, अभी मालूम हो जाता है। उस वक्त हम पुल उबूर करके रहीमाबाद पहुंच चुके थे। मैंने अचानक गाड़ी बाईं तरफ मोड़ दी। अकबनुमा आईने में देखते ही ग्लोरिया के ख्याल की तस्दीक हो गई। ब्राउन गाड़ी वाकई हमारा ताकुब कर रही थी। मैंने तवील सांस लेकर कहा, तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है ग्लोरिया, ये गाड़ी वाकई हमारा पीछा कर रही है। फिर पूछा, तो क्या किया जाए? ग्लोरिया झुंझला कर बोली, कोई काम अपनी अक्ल से भी कर लिया करो। इन्हें उसी इलाके में ले चलो जहाँ से हम अभी आए हैं। ऐसे लोगों से निपटने के लिए वो बहुत आइडियल जगह है। ये कहते हुए उसने अपना पर्स खोल कर रिवॉल्वर निकाल लिया। उसने पूछा, तुम्हारे पास रिवॉल्वर है? मैंने हंसकर कहा, मैं तो बाथरूम भी बगैर हथियार के नहीं जाता। ये कहते हुए मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। आधे घंटे के बाद हम फिर उसी इलाके में थे। ब्राउन गाड़ी मुसलसल हमारा ताकुब कर रही थी। मैंने गाड़ी अचानक रोक दी और उतर कर उसका बोनट खोल दिया।